दुनिया का सबसे खतरनाक जहर वो नहीं होता जो एक पल में मार दे। सबसे खतरनाक जहर वो होता है जो इतना मीठा लगे कि तुम खुद उसे पीते चले जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा। और जब तक तुम्हें पता चले कि ये जहर था, तब तक तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका होता है। और ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, ऐसे इंसान जो बिना किसी हथियार के, बिना एक हाथ उठाए तुम्हें अंदर से खत्म कर देते हैं। वो तुम्हें छूते नहीं, लेकिन तुम्हारी रूह को तोड़ देते हैं। वो तुम पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम्हें ऐसे कंट्रोल करते हैं कि तुम अपनी ही परछाई से डरने लगते हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब सिर्फ अपने दिल से देना। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ रहकर तुम हंसते तो हो, लेकिन रात को नींद नहीं आती? कोई ऐसा जो तुमसे कहता है कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन तुम खुद को समझना भूल गए हो? कोई ऐसा जिसकी हर बात मानने के बाद भी लगता है कि तुम हमेशा गलत हो? अगर तुम्हारे दिमाग में अभी किसी का चेहरा आया है, अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा है कि हाँ शायद, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे कुछ लोग, कुछ लोग जो बिना चिल्लाए तुम्हें डराते हैं, बिना मारे तुम्हें तोड़ते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि तुम्हें अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगता है। आज हम बात करने वाले हैं उन इनविजिबल चेन्स के बारे में, उन अदृश्य जंजीरों के बारे में जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हें जकड़ के रखती हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि कोई तुमसे झूठ बोले। सबसे बड़ा धोखा ये है कि कोई तुम्हें ये भुला दे कि सच क्या है। और यही करते हैं वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी की दुनिया में साइकोपैथ कहा जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे ये तो मूवीज में होता है, सीरियल किलर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं। रियलिटी बहुत अलग है और बहुत डरावनी है। साइकोपैथ तुम्हारा बॉस हो सकता है जो ऑफिस में सबको इंस्पायर करता है, लेकिन तुम्हें अंदर से तोड़ता है। साइकोपैथ तुम्हारा पार्टनर हो सकता है जो सबके सामने तुमसे प्यार करता है, लेकिन घर पर तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है कि तुम अपनी वैल्यू ही भूल जाओ। साइकोपैथ तुम्हारा वो दोस्त हो सकता है जिसे सब अमेजिंग मानते हैं, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि असली चेहरा क्या है। फ्रीडरिक नीत्शे जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि ही हु फाइट्स विथ मॉन्स्टर्स शुड बी केयरफुल लेस्ट ही देयरबाय बिकम अ मॉन्स्टर। जब तुम राक्षसों से लड़ते हो तो बहुत केयरफुल रहो कि कहीं तुम खुद एक मॉन्स्टर ना बन जाओ। और एक और बात कही थी, When you stare into the abyss long enough, the abyss will stare back at you. जब तुम गहरे अंधेरे में देखते रहते हो, तो अंधेरा भी तुम्हारे अंदर देखने लगता है। आज हम उसी अंधेरे में उतरने वाले हैं जहां कुछ लोग चुपचाप अपना एम्पायर बनाते हैं और लोगों को पपेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइकोपैथ होता कौन है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है इस बारे में। लोग सोचते हैं कि साइकोपैथ मतलब कोई डेंजरस क्रिमिनल, कोई जेल में बंद इंसेन व्यक्ति। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से साइकोपैथ्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छी जॉब है, फैमिली है, सोशल सर्कल है, और बाहर से देखो तो परफेक्ट लगते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों कि उनके अंदर एक चीज की बहुत गहरी कमी होती है, और वो चीज है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने की एबिलिटी, सहानुभूति। अब यहां समझने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइकोपैथ दूसरों की फीलिंग्स को इंटेलेक्चुअली यानी दिमाग से समझ तो लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में इंसान को कैसा लगता है, लेकिन वो इसे इमोशनली यानी दिल से फील नहीं करते। अब इसे ऐसे समझो, तुम चेस खेल रहे हो, शतरंज खेल रहे हो। तुम्हें पता है कि घोड़ा कैसे मूव करता है, हाथी कैसे चलता है, वजीर की पावर क्या है। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि उस घोड़े को कैसा लग रहा होगा? क्या तुम सोचते हो कि जब तुम उस हाथी को सैक्रिफाइस करते हो तो उसकी फीलिंग्स क्या है? नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ पीसेस हैं, सिर्फ गेम जीतने के लिए यूज होने वाले टूल्स हैं। एग्जैक्टली यही करते हैं साइकोपैथ्स। उनके लिए आसपास के लोग बस पीसेस हैं जिन्हें वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। रॉबर्ट हेयर, ये नाम याद रखो। रॉबर्ट हेयर जो दुनिया के सबसे बड़े साइकोपैथी रिसर्चर्स में से एक हैं, उन्होंने इस पर ईयर्स तक रिसर्च की है, और उनका कहना है कि साइकोपैथ्स बेसिकली सोशल प्रेडेटर्स होते हैं, सामाजिक शिकारी। वो चार्म यानी आकर्षण का यूज करते हैं, मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी का यूज करते हैं, और रूथलेसनेस यानी बेरहमी के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। और सबसे स्केरी बात यह है कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं होती, कोई रिमॉर्स नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। तो अब चलो एक एक करके उन वेपन्स को समझते हैं, उन हथियारों को समझते हैं जो ये लोग यूज करते हैं।
और विश्वास करो, जब तुम इन वेपन्स को समझ जाओगे तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत से पैटर्न्स दिखने लगेंगे। पहला और शायद सबसे पावरफुल वेपन है सुपरफिशियल चार्म। सुपरफिशियल चार्म यानी सतही आकर्षण का जाल। अब इसे समझने के लिए एक सीन इमेजिन करो। तुम एक फेयर में गए हो, एक मेले में गए हो, और वहां एक मैजिशियन है, एक जादूगर है। वो स्टेज पर आता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा बोलता है, लोगों को हंसाता है, सबको इंप्रेस कर देता है। सब सोच रहे हैं कि वाओ क्या इंसान है। और फिर धीरे धीरे बड़ी चालाकी से, बिना किसी को पता चले, वो लोगों की जेबें साफ कर देता है। एग्जैक्टली यही करते हैं साइकोपैथ्स भी। लेकिन वो तुम्हारी जेब नहीं चुराते, वो तुम्हारा दिल चुराते हैं, तुम्हारा दिमाग चुराते हैं, तुम्हारी पीस चुराते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी चुराते हैं। जब तुम पहली बार किसी साइकोपैथ से मिलते हो, वो तुम्हें एकदम परफेक्ट लगेगा। उसका कॉन्फिडेंस देखो, स्काई हाई होगा। वो कैसे बात करता है, इतना स्मूथ, इतना अट्रैक्टिव कि तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे। उसकी हर बात में एक मैजिक होता है, एक पुल होता है। वो तुम्हारी हर बात इतने ध्यान से सुनता है कि तुम्हें लगेगा कि फाइनली मुझे कोई मिला जो मुझे समझता है, जो मुझे सुनता है। लेकिन रियलिटी में ये सब एक मास्क है, एक नकली चेहरा है, जिसे उसने ईयर्स की प्रैक्टिस से परफेक्ट किया है। अब इसे और क्लियरली समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्पाइडर का वेब होता है ना, एक मकड़ी का जाला। जब तुम उसे दूर से देखते हो, स्पेशली सुबह की धूप में, जब उस पर ओस की बूंदें पड़ी होती हैं और वो चमक रही होती हैं, तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। एकदम आर्टिस्टिक, डायमंड्स की तरह शाइन कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव। लेकिन जैसे ही कोई बटरफ्लाई या कोई इंसेक्ट उसके पास जाता है, जैसे ही वो उसे टच करता है, गेम ओवर। वो फंस जाता है और फिर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साइकोपैथ का चार्म भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। दूर से खूबसूरत, पास जाओ तो जाल। अब ये चार्म क्रिएट करने के लिए वो कुछ बहुत स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं। पहली टेक्निक है मिररिंग। मिररिंग यानी आईने की तरह तुम्हें रिफ्लेक्ट करना। वो ऑब्जर्व करते हैं कि तुम कैसे बैठते हो, तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही बैठेंगे। तुम कैसे बात करते हो, तो वो भी वैसे ही बात करेंगे। तुम्हें क्या पसंद है, तो सडनली उन्हें भी वही पसंद है। तुम्हारी इंटरेस्ट्स क्या हैं, तो उनकी भी वही इंटरेस्ट्स हैं। अब सोचो, जब कोई तुम्हारी ही तरह हो, तुम्हारी ही तरह सोचे, तुम्हारी ही तरह फील करे, तो तुम्हारा ब्रेन क्या सोचता है? तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेता है कि ये पर्सन मेरे जैसा है, ये मुझे अंडरस्टैंड करता है, हमारे बीच कुछ स्पेशल कनेक्शन है। और यहीं से शुरू होता है जाल, यहीं से फंसना शुरू होता है। दूसरी टेक्निक है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग यानी शुरुआत में प्यार के बॉम्ब्स गिराना। इनिशियली वो तुम्हें इतना अटेंशन देंगे कि तुम्हें लगेगा कि मैं तो दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान हूं। हर छोटी सी चीज पर कॉम्प्लीमेंट्स, हर बात पर वाह वाह। तुम कुछ भी करो तो वो इतने इंप्रेस्ड हो जाएंगे कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। ये एक इमोशनल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जो इतना स्वीट होता है कि तुम खुद ही जंप करना चाहते हो उसमें। अब आते हैं दूसरे वेपन पर, और ये शायद सबसे डेंजरस है। इसका नाम है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जहां साइकोपैथ धीरे धीरे तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम्हारी अपनी रियलिटी गलत है। तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है, तुम जो फील कर रहे हो वो इनवैलिड है, तुम्हारा दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने कुछ देखा, किसी की कॉन्वर्सेशन सुनी या कोई इंसिडेंट हुआ तुम्हारे सामने। अब जब तुम उस साइकोपैथ के पास जाते हो और कहते हो कि देखो ये हुआ था, तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो गए हो, शायद तुम थके हुए हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो इतने कन्विक्शन के साथ ये बोलेगा कि तुम खुद ही डाउट करने लगोगे अपने ऊपर। तुम सोचोगे कि हाँ, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैंने ही गलत देखा, शायद मेरी मेमोरी वीक हो रही है। अब ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये डेली होता है, रिपीटेडली होता है, हर छोटी छोटी चीज में होता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब तुम्हें अपनी मेमोरी पर डाउट होने लगता है, अपनी परसेप्शन पर डाउट होने लगता है, अपनी सैनिटी पर डाउट होने लगता है। गैसलाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे रहा हो, रोज थोड़ा थोड़ा। पहले दिन कुछ खास नहीं होता, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन। दूसरे दिन लगता है कि शायद मेरी याददाश्त वीक हो रही है। तीसरे दिन तुम अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, और कुछ वीक्स या मंथ्स बाद तुम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो उसी पर्सन पर जो तुम्हें ये पॉइजन दे रहा है।
अब तुम उसी से पूछते हो कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि अब तुम्हें अपनी खुद की जजमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं रहता। तो इस तीसरा पावरफुल वेपन है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन यानी तिकोना गेम खेलना। इसमें क्या होता है कि साइकोपैथ दो लोगों के बीच में जेलसी और कंपटीशन आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। वो तुमसे बोलेगा कि देखो ना, तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा कॉलीग ये सब कर लेता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। या फिर वो अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की बातें करेगा कि मेरा एक्स पार्टनर कितना अमेजिंग था, वो मुझे कितनी वैल्यू देता था, वो कितना केयरिंग था, उसकी कंपैरिजन में तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब ये कंपैरिजन, ये तुलना तुम्हारे अंदर एक बहुत डीप इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। तुम प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो जाते हो कि नहीं नहीं, मैं भी उतना ही अच्छा हूं, बल्कि उससे भी बेटर हूं। और इस डेस्परेशन में, इस बेचैनी में तुम और ज्यादा कंट्रोल्ड हो जाते हैं और ज्यादा एफर्ट करते हो उसे खुश करने के लिए और ज्यादा अपने आप को खत्म करते हो। ट्रायंगुलेशन का एक और फॉर्म होता है जहां वो तुम्हारे बीच और किसी थर्ड पर्सन के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो तुमसे कहेंगे कि वो पर्सन ने तुम्हारे बारे में ये बोला और उससे कहेंगे कि तुमने उसके बारे में वो बोला, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करके वो खुद सेंटर में बैठ के एंजॉय करते हैं। इससे उन्हें पावर फील होती है, कंट्रोल फील होता है। चौथा और साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल वेपन है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यानी कभी कभी रिवॉर्ड देना, अनप्रेडिक्टेबली। ये वो टेक्निक है जो एडिक्शन क्रिएट करती है, जो लत पैदा करती है। साइकोपैथ तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स देता है, कभी देगा कभी नहीं देगा, और तुम्हें पता नहीं होता कि कब मिलेगा। कभी वो तुम्हारे साथ बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, तुम्हें फुल अटेंशन देता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है, तुम सोचते हो कि वाओ फाइनली सब ठीक हो गया। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो कंप्लीटली कोल्ड हो जाता है, तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस कर देता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या हुआ अचानक। फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो लविंग और केयरिंग बन जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। अब यहां साइकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग फैक्ट है। जब रिवॉर्ड्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, जब तुम्हें पता होता है कि कब मिलेगा, तो एडिक्शन कम होती है। लेकिन जब रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, रैंडम होते हैं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो एडिक्शन मैक्सिमम हो जाती है। यही प्रिंसिपल कैसीनो की गैम्बलिंग मशीन्स में यूज होता है। तुम हमेशा उस नेक्स्ट विन का, उस अगली जीत का, उस अगले अच्छे मोमेंट का वेट करते रहते हो, और इस वेट में, इस उम्मीद में तुम और डीपली ट्रैप्ड हो जाते हो। तुम सोचते हो कि बस एक बार और, बस एक बार और वो अच्छा बिहेव करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक बार कभी नहीं आता, या आता है तो फिर गायब हो जाता है, और तुम इस साइकिल में फंसे रहते हो। अब समझते हैं कि इन सब के बिहाइंड की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजिस्ट्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे डार्क ट्रायड कहते हैं। हाँ, डार्क ट्रायड यानी अंधकार का त्रिकोण। ये 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। और तीसरा है पावर डायनेमिक्स का गलत इस्तेमाल। साइकोपैथ्स इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। तो फर्क ये है कि ज्ञान को अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करना अलग बात है, और उसी ज्ञान को दूसरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे पहचान सकते हो कि कोई पर्सन साइकोपैथ है या नहीं। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। पहली रेड फ्लैग है लैक ऑफ रिमॉर्स। उन्हें अपनी गलतियों का कोई गिल्ट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया, किसी को दुख पहुंचाया, तो वो या तो जस्टिफाई करेंगे कि वो उस पर्सन की ही गलती थी, वो डिजर्व करता था, या फिर कंप्लीटली डिनाई कर देंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी रेड फ्लैग है पैथोलॉजिकल लाइंग। पैथोलॉजिकल लाइंग यानी झूठ बोलना उनकी नेचर में है, उनकी पर्सनैलिटी में है। वो इतने एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोलने में कि बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी गिल्ट के सबसे इलैबोरेट और कन्विंसिंग झूठ बोल सकते हैं। और सबसे स्केरी बात यह है कि वो इतने कन्विंसिंग होते हैं कि तुम बिलीव कर लेते हो, तुम मान लेते हो। तीसरी रेड फ्लैग है पैरासिटिक लाइफस्टाइल। पैरासिटिक लाइफस्टाइल यानी पैरासाइट की तरह जीना, दूसरों पर डिपेंड करके जीना। वो दूसरों का इमोशनली और फाइनेंशियली यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं। खुद कम से कम एफर्ट करते हैं, लेकिन दूसरों से मैक्सिमम निकाल लेते हैं। चौथी रेड फ्लैग है शैलो इमोशंस। शैलो इमोशंस यानी उथली भावनाएं। उनकी सभी फीलिंग्स सिर्फ सरफेस लेवल की होती हैं। वो रो सकते हैं, लेकिन वो टीयर्स रियल नहीं होते, वो शो के लिए होते हैं। वो एंग्री हो सकते हैं, लेकिन वो एंगर कंट्रोल्ड होता है, मैनिपुलेटिव होता है, एक पर्पस के साथ होता है।
वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन वो वर्ड्स खोखले होते हैं, उनमें कोई डेप्थ नहीं होती। 5वीं रेड फ्लैग है नीड फॉर स्टिम्युलेशन। उन्हें कॉन्स्टेंटली एक्साइटमेंट चाहिए, कॉन्स्टेंटली कुछ नया चाहिए। वो बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं और कॉन्स्टेंट थ्रिल ढूंढते रहते हैं। इसलिए वो अक्सर रिस्की बिहेवियर्स करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हैं और हमेशा कुछ नया, कुछ थ्रिलिंग तलाशते रहते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये कि आखिर कोई इंसान इस ट्रैप में फंसता क्यों है? क्योंकि सिर्फ साइकोपैथ को ब्लेम करना पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। जो लोग इन रिलेशनशिप्स में फंसते हैं उनमें भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसे लोग अक्सर हाईली एम्पैथेटिक होते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत डीपली फील करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैं उसे बदल सकता हूं, शायद मेरा प्यार उसे हील कर देगा। दूसरी बात यह कि वो पीपल प्लीजर्स होते हैं। दूसरों को खुश रखना उनकी प्रायोरिटी होती है। वो अपनी नीड्स को साइड में रख देते हैं, अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर देते हैं। तीसरी बात यह कि उनमें अक्सर लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो खुद को उतना वैल्यूएबल नहीं समझते। वो सोचते हैं कि शायद मैं इससे बेटर डिजर्व नहीं करता। चौथी बात यह कि कई बार ऐसे लोग पास्ट ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। चाइल्डहुड में कुछ हुआ होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स में धोखा मिला होता है, जिसकी वजह से उनकी इमोशनल बाउंड्रीज वीक हो जाती हैं। साइकोपैथ्स इन वल्नरेबिलिटीज को, इन कमजोरियों को डिटेक्ट करने में मास्टर होते हैं। वो तुम्हारी एम्पैथी को, तुम्हारी काइंडनेस को, तुम्हारी अच्छाई को देखते हैं और उसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो, इतने केयरिंग हो, इतने अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर उसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उसे वेपन बना लेते हैं तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी साइकोपैथ के कंट्रोल में हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो, तो सबसे पहले ये समझ लो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है, एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक मेंटल युद्ध है जिसमें तुम्हें बिना हथियार के लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अब बात करते हैं लिबरेशन की, मुक्ति की, बाहर निकलने के रास्ते की। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट यानी कंप्लीटली कट ऑफ, पूरी तरह संपर्क खत्म। मतलब कोई मैसेज नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं, और सबसे जरूरी बात, कोई क्लोजर कॉन्वर्सेशन नहीं। क्लोजर कॉन्वर्सेशन मतलब वो आखिरी बातचीत जिसमें तुम सोचते हो कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, सब क्लियर कर लेते हैं। लेकिन साइकोपैथ्स उस क्लोजर कॉन्वर्सेशन को एक और अपॉर्चुनिटी समझते हैं तुम्हें मैनिपुलेट करने की। वो उस कॉन्वर्सेशन में फिर से तुम्हें चार्म करने की कोशिश करेंगे, फिर से गिल्ट करेंगे, फिर से कंफ्यूज करेंगे। इसलिए नो कॉन्टैक्ट का मतलब है नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा स्टेप है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक यानी हकीकत की जांच करना। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से बात करो, उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करो, खुलकर बताओ क्या हो रहा है और उनकी पर्सपेक्टिव सुनो, उनकी राय सुनो। गैसलाइटिंग से बाहर निकलने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तुम्हें अपनी ही रियलिटी पर डाउट हो, जब तुम्हें अपनी ही सच्चाई पर शक हो, तो दूसरों की अनबायस्ड ओपिनियन तुम्हें ग्राउंड करती है, तुम्हें वापस जमीन पर लाती है। तीसरा स्टेप है प्रोफेशनल हेल्प लेना, और इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलो जो ट्रॉमा और मैनिपुलेशन को समझता हो। ये जर्नी अकेले तय करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। हीलिंग एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। चौथा और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, खुद को समझना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, यानी डायरी लिखो। अपनी बाउंड्रीज को समझो और उन्हें स्ट्रांग बनाओ। जान लो कि तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तुम्हारे लिए क्या नॉन निगोशिएबल है, यानी किस बात पर तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और फिर किसी को भी उन्हें वायोलेट ना करने दो, उन्हें तोड़ने मत दो। कार्ल जुंग, जो एक बहुत बड़े स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने एक बहुत डीप बात कही थी। उन्होंने कहा था कि until you make the unconscious conscious, it will control you। जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस नहीं बनाते, जब तक तुम अपने अवचेतन को सचेत नहीं करते, तब तक वो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करेगा और तुम उसे फेट कहोगे, तुम उसे किस्मत मानोगे। अपने पैटर्न्स को समझो, रिफ्लेक्ट करो, सोचो कि तुम उस रिलेशनशिप में गए क्यों। क्या कोई चाइल्डहुड वूंड है, कोई बचपन का घाव है जो अभी तक हील नहीं हुआ? क्या कोई बिलीफ सिस्टम है,
कोई विश्वास है जो तुम्हें अनहेल्थी रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्ट करता है? क्या कोई फियर है जो तुम्हें रोक रहा है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना ही रियल हीलिंग की शुरुआत है। तुम खुद से पूछो कि मैं इतना क्यों देता हूं और बदले में इतना कम क्यों लेता हूं? मैं अपनी नीड्स को इग्नोर क्यों करता हूं? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को क्यों खत्म कर देता हूं? जब तुम इन क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर्स ढूंढोगे, जब तुम अपने पैटर्न्स को समझोगे, तभी तुम उन्हें ब्रेक कर पाओगे, तभी तुम बदल पाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन यानी अपने आप के साथ दयालु होना। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम अपने आप से कहो कि मैंने जो किया वो मैंने उस टाइम पर बेस्ट किया जो मैं कर सकता था। मैं कमजोर नहीं था, मैं बस इंसान था। मुझे धोखा मिला, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि साइकोपैथ्स का कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये एक केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक मानसिक युद्ध है। वो तुम्हारी इमोशंस को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को और आयरॉनिकली तुम्हारी अच्छाइयों को ही तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं। लेकिन याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज इज पावर। हाँ, नॉलेज इज पावर यानी ज्ञान ही शक्ति है। जब तुम उनकी टेक्निक्स को समझ जाते हो, जब तुम उनके गेम्स को पहचान लेते हो, तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जब तुम अपनी वर्थ को ट्रूली जान लेते हो, अपनी कीमत को पहचान लेते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो, तो कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर और फिलोसोफर थे, एक बहुत वाइज इंसान थे। उन्होंने अपनी मेडिटेशंस नाम की बुक में लिखा था कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तुम्हारी पावर तुम्हारे माइंड पर है, बाहरी इवेंट्स पर नहीं। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो तो तुम्हें असली स्ट्रेंथ मिलती है, असली ताकत मिलती है। डार्कनेस को समझना जरूरी है, अंधेरे को जानना जरूरी है, उसकी डेप्थ को महसूस करना जरूरी है, लेकिन उसमें परमानेंटली रहना जरूरी नहीं है। हमेशा के लिए वहां फंसे रहना जरूरी नहीं है। लाइट को चूज करो, रोशनी को चुनो, अपनी बाउंड्रीज को फियर्सली प्रोटेक्ट करो, निडरता से अपनी सीमाओं की रक्षा करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और उसे कल्टीवेट करो, उसे बढ़ाओ। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी विक्ट्री ये नहीं है कि तुम किसी साइकोपैथ को कैसे डिफीट करो या उसे कैसे एक्सपोज करो। सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम अपने आप को वापस पाओ, अपनी ऑथेंटिसिटी को रिक्लेम करो, अपनी असलियत को वापस लाओ, अपनी पीस को रिस्टोर करो, अपनी शांति को फिर से पाओ, अपने सपनों को फिर से जियो, अपनी हंसी को वापस लाओ, अपने उस इंसान को वापस लाओ जो तुम थे, या उससे भी बेहतर इंसान बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ कर दो। तुम कहो अपने आप से कि मैंने ट्रस्ट किया, मैंने प्यार किया, मैंने उम्मीद की और इसमें कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की थी जिसने मेरे ट्रस्ट का फायदा उठाया। गलती उस इंसान की थी जिसने मेरे प्यार को वेपन बनाया। मैं सिर्फ इंसान हूं और इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है। तो आज से डिसाइड करो, आज से तय करो कि तुम सिर्फ एक विक्टिम नहीं हो, तुम एक सर्वाइवर हो, तुम एक बचे हुए योद्धा हो। तुम वीक नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो, एक लड़ाकू हो जिसने एक इनविजिबल वॉर लड़ी है, एक अदृश्य युद्ध लड़ा है, और अब तुम उससे और स्ट्रांग होकर निकलोगे और मजबूत होकर बाहर आओगे। क्योंकि देखो दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो नहीं है कि तुम कभी गिरे ही नहीं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जब तुम गिरो तो फिर से उठो, और सिर्फ उठो ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर उठो। हर वूंड एक लेसन है, हर धोखा एक सीख है, हर पेन एक अपॉर्चुनिटी है खुद को फिर से डिस्कवर करने की। तुम वो कैंडल हो जो अंधेरे में भी जलती है। तुम वो ट्री हो जो स्टॉर्म के बाद भी खड़ा रहता है। तुम वो फीनिक्स हो जो अपनी ही राख से फिर से उड़ता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूबल रहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे किसी और की हेल्प हो सकती है, किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्हें शायद इसकी जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। क्या तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? क्या तुमने किसी को देखा है ऐसा? या अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछो। मैं पर्सनली पढ़ता हूं सभी कमेंट्स और जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और डीप फिलॉसफी को, एक और डार्क साइकोलॉजी के रहस्य को। तब तक अवेयर रहो, अलर्ट रहो, स्ट्रांग रहो, अपने आप पर बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो जितना तुम सोचते हो। रिमेंबर, द डार्केस्ट नाइट्स प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार्स। सबसे अंधेरी रातें ही सबसे चमकीले सितारे पैदा करती हैं, और तुम वो स्टार हो।
स्टे स्ट्रांग, स्टे अवेयर और हमेशा याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो।